नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया की बात और मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं मेरे दो साथी अदिति और रवि कौशल। आज हम जिन तीन मुद्दों पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं उनमें पहला मुद्दा है जनगणना। जनगणना में और देरी क्यों? 2027 में जनगणना का ऐलान किया गया है, लेकिन ये 2025 से क्यों नहीं? क्या है सरकार की मंशा? हम इसे समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि आरसीबी की जीत का जश्न कैसे बदला मातम में? 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? और तीसरा मुद्दा है कि बीजेपी और अन्य हिंदुत्ववादियों का बकरा प्रेम, ऐसे लोगों को बकरीद पर ही क्यों याद आती है, क्यों चिंता सताती है पशु बलि की? तो ये तीन मुद्दे हैं जिन पर हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला मुद्दा, जैसे मैंने बताया, जनगणना। देरी और देरी। ये जनगणना 2021 में पूरी हो जानी चाहिए थी, 2020 में ये शुरू हो जानी चाहिए थी। तब कहा गया कि कोविड है। हालांकि कोविड में कोई काम नहीं रुका, न चुनाव रुके, न चुनाव प्रचार रुका, न रैली रुकी, न रोड शो रुके, लेकिन जनगणना रुकी। चलिए 2020, 21, 22, 23, 24 में नए लोकसभा चुनाव भी हो गए। अब आ गया 2025। अब जाकर यह ऐलान किया जा रहा है मार्च 2027 से जनगणना की मेन शुरुआत होगी। हालांकि कुछ राज्यों में, 4 राज्य जो कुछ बर्फीली स्थान हैं, वहां अक्टूबर 2026 से जनगणना शुरू की जाएगी। और इस बार जनगणना में जातिवार जनगणना भी जोड़ी गई है। आपको पता ही है कि इसकी मांग कितनी जबरदस्त तौर पे की गई थी। विपक्ष ने यह मुद्दा बनाया था, लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बनाया था, जातिगत जनगणना। कांग्रेस इसमें लीड लिया था। राहुल गांधी ये अपना एक मेन मुद्दा लेकर चले थे, संविधान हाथ में लेकर चले थे और जाति जनगणना की बात कही थी और कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चाहे वो अन्य चीजों में, रोजगार का मामला हो या शिक्षा का मामला हो। तो अब जाकर जनगणना की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की ओर से। हालांकि अधिसूचना अभी 15-16 जून को जारी की जाएगी। तो क्या है इसकी मंशा? क्यों ये इतनी लेट की गई? 2020 में ये शुरू हो जानी चाहिए थी, 2025 में भी ये शुरू नहीं की जा रही, 2027 से इसका ऐलान किया गया है और आपको पता है कि 2029 में लोकसभा चुनाव हैं नए। तो इसकी क्या मंशा है, हम बारी बारी से जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं अदिति से पूछना चाहूंगा कि आपकी इस पर पहली टिप्पणी क्या है? मुकुल जी, मेरी पहली टिप्पणी ये है कि एक तो विपक्ष का दबाव था और उसके लिए सरकार को ये करना पड़ा, लेकिन चलो करा है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि 10-11 साल से एक सरकार चल रही है। आंकड़ों के मामले में ये सरकार जो है वो बहुत ही पीछे रही है। इससे नीतियां संबंधित है, सब कुछ संबंधित है। और दूसरी बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि डिजिटल एरा में इतना समय क्यों लग रहा है। तो ये सब कुछ एक विषय है। बाकी साउथ के कंसर्न हैं, एक व्यक्ति एक वोट, इस चीज को बजाय रखते हुए साउथ के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है इस पे एक बहुत ही चर्चा की जरूरत है। रवि, जैसे अदिति ने कहा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या दुरुस्त आए हैं? क्या है आपकी इस पर राय? बोलिए, पहले तो ये कि दुरुस्त भी वो कितना आए हैं वो पहले देखने वाली बात होगी हमारे लिए, क्योंकि जनगणना कराना एक चीज़ है और जनगणना के नतीजे कब आप लाएंगे, जब आप 27 में तो जनगणना शुरू कर रहे हैं। तो हमें जो समझ में आता है कि जो जनगणना के जो रिजल्ट्स भी आएंगे वो 29 के इलेक्शंस के बाद ही हमें जो है मिलेंगे। दूसरा जो चीज़ है सबसे बड़ा वो ये है कि इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अपने लिए अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स कर रहे हैं। एक ग्रुप है यहाँ पे, वो आदिवासियों का ग्रुप है, जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू धर्म के फोल्ड से बाहर रखा जाए, क्योंकि आदिवासी अपने जिसे रिचुअल्स कहें, अपने कोड्स कहें, उनका पालन करते रहे हैं और उनको मान्यता देना ज़रूरी है। अब ये बात भी दिलचस्प होगी देखने वाली, हालांकि समय है इसमें, लेकिन क्या सरकार उनकी इन मांगों पे जो मतलब ध्यान देती है? क्योंकि पहले आपको याद होगा तो झारखंड में सरना कोड की बात हुई थी, लेकिन सरना कोड का जो है कुछ जो ग्रुप्स थे उन्होंने विरोध किया था। तो उन्होंने कहा कि हमें आदिवासी कोड चाहिए, क्योंकि
कुछ लोग मतलब आपका कहना है कि कुछ अलग अलग कंसर्न भी हैं, क्या उन सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा? हम इस पर विस्तार से जब हम आपसे पूरी डिटेल लेंगे तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ें खास तौर से हमारे सामने आई हमारी बातचीत में। एक तो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना है, स्वागत योग्य है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है? फिर एक आ रहा है मुद्दा कि क्या ये जनगणना डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से भी जोड़ी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, दक्षिण के बहुत महत्वपूर्ण ऐतराज हैं। और तीसरा मुद्दा, जैसे रवि ने कहा, तीसरा इसमें पॉइंट कि कुछ अलग अलग वर्गों के अपने अलग अलग चिंताएं हैं कि उन्हें किस तरह से देखा और समझा जाएगा इसमें। तो मेरा मानना यह है कि जनगणना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जनगणना कोई ऐसा नहीं कि बस आंकड़े आ गए कि हम 140 करोड़ हैं या 150 करोड़। इसके जरिए पूरी नीति निर्धारण होता है किसी देश का, योजनाएं बनती हैं। जैसे आपके ही इलाके की अपनी बात लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से पता लगेगा कि किस राज्य में, किस जिले में कितने स्कूलों की ज़रूरत है, कितने अस्पतालों की ज़रूरत है, क्या और चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मनरेगा का बजट किस तरह से हमें देना है, हमें और योजनाओं में किस तरह राज्यों का बंटवारा करना है, कैसी किसकी आबादी है, और फिर उसके बाद आता है डिलिमिटेशन, वो तो एक अलग मुद्दा है। और इस बार जाति जनगणना इसमें जोड़ी गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कहना चाहिए कि एक भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट है। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई और शायद आखिरी बार। उसके बाद आज़ाद भारत में कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई। हमने SC ST के आंकड़े हर बार अलग से जोड़े, लेकिन पूरी आबादी का जातिगत जनगणना, जिसमें खासतौर से OBC का एक ही मानना है कि हमारी आबादी जिस हिसाब से है उस हिसाब से ना तो प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना रोजगारों में हमारा हिस्सा है। तो ये एक बड़ा सवाल है और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तो अगर मैं आपसे बात करूं अब इसको लेकर कि ये 2027 क्या है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि 2020 में हो जानी चाहिए थी, कोविड निपट गया, अब तो एक और लहर आने की बातें होने लगी, पता नहीं फिर आ गई तो फिर पता चलेगा फिर टल गई। तो जब कोई काम नहीं रुका देश में, तो फिर जनगणना का काम क्यों रुका गया? चलिए 2020 2021 में रोक दिया गया, 22 से तैयारी शुरू हो जाती, 23 से शुरू हो जाती या 24 से शुरू हो जाती। अभी भी यानी अभी तैयारी के लिए और वक्त चाहिए। अब 25 नहीं, 26 नहीं, 27 से हम शुरू करेंगे। तो इसके पीछे मंशा क्या देख रही हैं? मुझे तो इसके पीछे मंशा यही लग रही है कि क्योंकि विपक्ष का जो ये पूरा सवाल है, चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे वो अखिलेश का PDA हो, मतलब एक तरह से जिस तरह आपने बोला कि संविधान लेके वो गए और उस तरह से यूपी में भी इनको देखा कि इनकी सीटें कम हुई हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लगा कि इस मुद्दे को अब ये ज्यादा देर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक अनाउंसमेंट इन्होंने कर लिया है। अब उस अनाउंसमेंट का अल्टीमेट फल क्या निकलता है वो अभी मुझे लगता है ये थोड़ा सा टालेंगे, और डिलिमिटेशन तो खैर उसके बाद की बात है। हाँ, उसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे एक चुनावी, एक राजनीतिक वो भी है, दबाव था, और उनकी मुझे लगता है खुद की जो वोट बैंक है वो थोड़ी सी खिसकती हुई नजर आ रही थी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये अनाउंसमेंट इन्होंने इस वक्त कर दी है। अब उसका क्या होता है ये वक्त बताएगा। आपने जैसे सरना कोड और अन्य कोड की बात की कि भाई हमें इस हिंदू फोल्ड में ना रखा जाए, आदिवासी कोड की बात की, इस सब के क्या मायने आप देख रहे हैं और क्या सरकार इन सबको एड्रेस करने के लिए तैयार है? मतलब ये तो सरकार बताएगी कि वो एड्रेस नहीं, आपको क्या लग रहा है उसके रुख से? मतलब बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पे एक हम जिसे ये कहें कि उनका ब्रॉडर जो समझदारी रही है वो यही रही है कि आदिवासी जो है विद इन हिंदू फोल्ड है। तो अगर कोई आदिवासी संगठन ये क्लेम करे तो वो तो सीधे सीधे उनके खिलाफ है। जी जी, लेकिन उनकी समझदारी के खिलाफ है और वो मुझे नहीं लगता कि वो मानने को तैयार होंगे। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात यह है कि 4 अलग अलग राज्यों से जो है ये आवाज़ें आई हैं। झारखंड से आई है, मध्य प्रदेश से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं और छत्तीसगढ़ से भी आ रही हैं और राजस्थान से आनी शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट से भी आई है आवाज़। तो ये मुगली ये बड़ी गले की हड्डी बनेगा ये कहीं न कहीं। अच्छा मुगली एक जो चीज़ इसमें दिलचस्प देखने वाली कि टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे 2027 की, तो ये आप समझिए कि 2027 में ये यूपी के इलेक्शंस निपट जाएंगे। जी,
जी जहाँ पे जब जो ये इन्होंने टाइमलाइन दी है हम्म। यूपी के इलेक्शन निपट जाएंगे, तो यूपी के इलेक्शंस निपटने के बाद में वो ये भी देखना, ये टेस्टिंग भी करना चाह रहे हो कि ये इसके रिजल्ट्स कैसे क्या आ रहे हैं। निकलते हैं, क्योंकि ये यानी जो- आपका कहना है कि हर चीज राजनीति से निर्धारित हो रही है, तय हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय, उससे पहले जब पहलगाम हमला हो चुका था, अचानक से जातिगत जनगणना का ऐलान हो जाता है। अब वो पहले यूपी का चुनाव भी उसी दौरान या तो हो चुका होगा या होने जा रहा होगा, नहीं, हो चुका होगा। वही होगा। टाइमलाइन है, क्योंकि हो 2022 में उसके चुनाव हुए थे, यही जी, फरवरी जी। मार्च में। तो ये भी सारा सब वो टेस्टिंग, और वो जो आदिवासी वाला मसला कहा उससे, तो वो क्योंकि उनकी पूरी राजनीति, उन्होंने पूरा झारखंड के चुनाव में आपने देखा किस तरह से कि आदिवासियों को जिहाद में फंसाया जा रहा है। पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस के खिलाफ जिस तरीके से पिट किया गया। हाँ, और तमाम तरह का घुसपैठिया वाला मुद्दा जी, उठाया, डराने की कोशिश की तमाम तरह की। अच्छा, इसमें मैं एक अदिति एक और चीज है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, हम भी याद करना मुश्किल होता है कि महिला आरक्षण की घोषणा भी हो चुकी जी, है कि राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में 1/3 बहुमत उसका। तो क्या इस जनगणना के बाद उसे भी अप्लाई करना एक बड़ी चुनौती रहेगी, और वो मुझे- क्या होगा? होगा कि नहीं ये तो डिपेंड करता है कि सरकार उस टाइम क्या रवैया लेती है। लेकिन सर, बीजेपी ने तो हमेशा 33% का सपोर्ट किया हुआ है, और ब्रॉडली वो तो मुद्दा रहेगा ही, और बाकी रिजर्वेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ओबीसी रिजर्वेशन और ये सब जुड़ा हुआ है इससे। अब तो मुझे ये बहुत ये भी पेचीदा देखिए ना, मामला है। ये भी देखिए ना कि मतलब सिर्फ बात जातिगत जनगणना की नहीं है, जी। बात ये भी है कि वो जो लिमिटेशंस वाली जो बात है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ये 50% वाली जो कैप है, हाँ, जी, कैप आरक्षण का जो कैप है वो उसे हटाना। कई राज्यों में तो हटा हुआ है, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हटा हुआ है, तो हम क्यों माने। तो ये भी दिलचस्प है ना कि जनगणना ये भी चीज तय करेगी आने वाले दिनों में कि भाई किसका कितना कैप होगा। जी, उसकी ये भी तो सारा लड़ाई है ना। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये है। और इसमें अभी एक और मुद्दा जुड़ता है जिसके बारे में फिलहाल वैसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन वो जुड़ा है क्योंकि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन 2026 तक इस पर रोक थी। तो डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिणी जो राज्य हैं उनके बहुत गंभीर चिंताएं हैं, और उन्होंने इससे पहले तमाम बातें भी उठी हैं, जैसे कि क्या हमें भी जनसंख्या बढ़ा लेनी चाहिए थी या बढ़ानी चाहिए ज्यादा। उसको लेके तो बवाल। वो चिंताएं क्या है, और उसे अगर ये सब होता है, अगर इसमें, क्योंकि ये क्या एजेंडे में आपको लग रहा है कि ये होना है, क्योंकि 2026 में ये कैप भी हट जाएगा, है ना। तो डिलिमिटेशन भी एक अभी प्रस्तावित ही है एक चीज, उस मतलब अभी रुकी हुई है लेकिन होने की संभावना है। तो वो क्या ऐसी चिंताएं पैदा करेगी? तो चिंताएं तो नहीं, वो आज गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आया है कि जो साउथ के उनको हम लोग कंसर्न्स को हम लोग एड्रेस करेंगे और इसके बाद चर्चा करके ही करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति और एक मतलब रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट वाला जो मसला है वो तो रहना ही चाहिए। अब उसमें सीटें अगर कम होती हैं, यूपी की सीटें सुना है कि बहुत बढ़ जाएंगी, साउथ की कम हो जाएंगी, लेकिन वो ही है, इन सबको डिस्कस करना पड़ेगा। और साउथ को लेके अब गृह मंत्री ने बोला है तो देखते हैं डिस्कस करते हैं कि नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन करना तो जरूरी है सही रिप्रेजेंटेशन के लिए, सही तरह से लोगों की आवाज पहुंचे, उसके लिए जरूरी है। एक और जो चीज है जो दिलचस्प है इसमें जानने वाली, कि गृह मंत्री क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा खुद अगर वो साउथ में पुश करना चाह रही है तो उससे गड़ी पे सवाल पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि हमारी सीट्स कितनी होंगी, हमें क्यों सजा मिल रही है। अच्छा, वो बार बार उन्होंने बात उठाई कि हमें जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि वो 1976 में आया था, 42वां संशोधन, इंदिरा गांधी सरकार ने उसे लागू किया था, और 2001 में आया था 84वां संशोधन, जिसमें उसी को आगे बढ़ाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी में। तो इसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था सीटों को। और जैसे अदिति कह रही कि एक वोट एक ताकत, यही सारा मसला है कि अगर डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा मतलब संसदीय सीटों का प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से ही किया जाता है मुख्यतः, कुछ और भी मानक है लेकिन मेन जो है जनसंख्या है। इसी हिसाब से यूपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आई थी क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर आज की स्थिति में जैसे 24 करोड़ के करीब आबादी बताई जा रही है तो 240 सीटें मिलेंगी अगर, या फिर उसका आपको वो बढ़ाना होगा कि अब 10 लाख की बजाय 20 लाख पर एक सीट। लेकिन अगर यही साउथ में अप्लाई होगा तो उनकी सीटें निश्चित तौर पे या तो स्थिर रह जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा जलता हुआ सवाल है, और इसका क्या फार्मूला निकलेगा। 2-3 समाधान सुझाए जाते हैं लेकिन उसके लिए भी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह
तो ये क्योंकि डिलिमिटेशन एक जरूरी भी है, डिलिमिटेशन केवल सीटों का भी नहीं, भौगोलिक भी होगा, और कई चीजें हुई हैं उससे भी बड़ी, उसको लेकर भी बीजेपी की मंशा पर हमेशा सवाल रहे हैं कि उसने इस तरह से डिजाइन की हैं सीटें कि उसका फायदा मिले। तो बहुत सारे ये सवाल हैं, तो देखना है। खैर 2027 अभी बात दूर है, 2027 में अभी तो अधिसूचना सरकारी तौर पर जारी होनी है, फिर ये जनगणना का काम शुरू होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। आरसीबी जो रॉयल्स बेंगलुरु की टीम है, जिसे हम विराट कोहली के नाम से हम जैसे लोग जानते हैं, तो उसकी जीत हुई 18 साल बाद, वो आईपीएल में जीती। खैर आईपीएल, उसका जश्न हुआ बेंगलुरु में, और फिर वहाँ स्टेडियम के बाहर जैसी तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से भगदड़ मची, किस तरह से अव्यवस्था थी, और 11 लोग मारे गए। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए पूछना सवाल ज़रूरी है। कर्नाटक में आपको पता है कि सिद्धरमैया यानी कांग्रेस की सरकार है, 11 मौतें हुई हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत तत्काल कार्रवाई की है, इसे एक्सेप्ट किया है, कितनी मौतें हुई ये बाकायदा बताया है, जैसे हमें और राज्यों में देखने को नहीं मिलता। कुंभ में भी हमें देखने को नहीं मिला कि कितनी मौतें हुई, कैसे मौतें हुई। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार किया, चूक भी मानी, और इसके लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को, किसी को निलंबित किया, किसी को हटाया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और एक अलग अलग तरह से एसआईटी भी बनाई, जांच भी और भी हो रही है, पुलिस की भी जांच हो रही है। तो इस तरह से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच है। तो तमाम कवायद की गई है, लेकिन इसका क्या केवल प्रशासनिक अधिकारी ही दोषी हैं, या राजनीतिक नेतृत्व को भी इसकी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, और ये क्यों हो गया हादसा, जश्न कैसे मातम में बदल गया? इस पर अदिति आप क्या सोचती हैं? मुकुल जी, एक तो ये भारत में जो जिस तरह की भीड़ हर जगह आती है, हमारे यहाँ भीड़ नियंत्रण या क्राउड मैनेजमेंट जो है, ये एक बहुत ही वीक एरिया है अक्रॉस स्टेट्स, चाहे आप देखें। और इसी साल में कर्नाटका ने कदम उठाए हैं, इसमें पुलिस और प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर केस में ऑर्गेनाइजर्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रिकेट उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है जी, हुई है। हाँ, तो ऑर्गेनाइजर्स को भी उसमें करना चाहिए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कम से कम कर्नाटका ने वो कर दिया है, और सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आप कुंभ में हुआ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ, क्या कितने, मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को सजा मिली, क्या कुछ जांच हुई, क्या हुआ, उसके लिए क्या कदम उठाए गए, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। एक के बाद इनोसेंट जाने जाती जा रही हैं, इस तरह से भीड़ तंत्र बढ़ता जा रहा है। तो रवि, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, किस तरह से इसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? निश्चित तौर पे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जब आपको मालूम है कि एक सेंटिमेंटल इशू हो गया है, तो आपको कॉशियस होना चाहिए था इस पूरे मसले में। लेकिन मुकुल जी, ये जो है पूरा क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल ये भी उठाता है कि हमारे शहर जो है वो कितना तैयार हैं इस तरीके की सेलिब्रेशंस के लिए, या फिर इस तरीके के क्राउड मैनेजमेंट के लिए। बाहर भी अगर हम देखें, विदेशों में भी बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ी रैलीज होती हैं, लेकिन स्टैम्पेड्स की घटनाएं हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं उस तरीके से। तो क्या स्थानीय जो निकाय हैं, स्थानीय जो बॉडीज़ हैं, उनके लिए कोई SOP हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, जहाँ पे वो इस भीड़ वाली पूरी अवस्था में काम कर सके, वो दिलचस्प होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि बीते साल में ये मेरे ख्याल से चौथा मसला है यहाँ पे भीड़ या भीड़ से जो है जुड़ी हुई मौतें हुई। हाथरस कुंभ हुआ, नई दिल्ली हुआ, फिर कुंभ हुआ, अब ये हुआ। हाँ, मतलब तो वैसे मेरा मानना है दोस्तों कि इसमें ये कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि जब आप उनके साथ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, आप उनके DK शिव कुमार स्वागत में जा रहे हैं। आरसीबी की टीम कोई देश की टीम नहीं थी, खैर चलिए, यार आईपीएल में कोई ये भी नहीं कि बेंगलुरु या कर्नाटक के लोग हैं, उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं। खैर अब उसे इतना, क्योंकि ये करोड़ों का कारोबार है, सीधा सीधा इतना बड़ा खेल है, तो इसमें ऑर्गेनाइजर जो है, चाहे वो आरसीबी है, चाहे वो BCCI है, जी, करोड़ों अरबों रुपए आपने कमा लिया आईपीएल से। आप एक जगह इंतजाम नहीं कर सके, जब आप स्टेडियम में लाखों लोग आ सकते हैं, तो आपको एक स्वागत समारोह में लाखों लोग नहीं आ सकते। हाँ, नहीं, फ्री हो या कुछ भी हो, उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर मेरा राजनीतिक नेतृत्व पर क्यों सवाल है, क्योंकि एक तो आप उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, आप श्रेय लेना चाह रहे हैं,
उस तरह। दूसरा, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, लाखों की रैलियां हो जाती हैं, रोड शो हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसा आपने सुना? लेकिन अगर इस तरह का एक प्रोग्राम है, एक तो अगले दिन तुरंत रख लिया गया, ये सारी एकदम से कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, पुलिस के भरोसे आपने एक छोड़ दिया, उसमें उस तरह की व्यवस्थाएं, उसे भी ठीक से मैनेज नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी आयोजकों की, प्रायोजकों की तो है ही, और सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कम से कम अपनी गलती माननी चाहिए कि हम भी इसके जिम्मेदार हैं। वो भले ही आप कार्रवाई किसी पर हो या ना हो, लेकिन पर यह एक अच्छा है कि उसने एक कदम उठाए, जैसे हमें और राज्यों में, खासतौर से जो बीजेपी उन पर अटैक कर रही है, इस्तीफे मांग रही है, वहां तो कुंभ में आप देखिए, वो तो ये भी नहीं बताते कि कितनी मौतें हुई हैं। कुंभ का हमें अभी तक नहीं पता शायद रियल डाटा। मैं इसमें सिर्फ जोड़ना चाहूंगी, डीके शिव कुमार जो आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा सा आंखों में अखर रहा था, वो बिल्कुल अखर रहा था, लेकिन कुंभ में क्या हुआ? यही ना हुआ, बाद में भी वहां पे। हाँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक जिम्मेदारी एक पर डाल के कि बीजेपी ऐसी है तो कांग्रेस भी ऐसी करे, ये एक आम जनता के या एक पत्रकार के लिहाज से मुझे ऐसा है कि जवाबदेही बनती है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी जवाबदेही बनती है, जहां गलतियां हों उस पर हमें उंगली रखनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो है ही, क्योंकि इसके लिए बीजेपी की हमने कम आलोचना नहीं की, इसलिए कांग्रेस की आलोचना भी करना मुझे लगता है कि जहां गलती है वहां जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अनडाउटेडली, जब आप इस तरीके के पूरा आप बुलाते हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, एक अलग तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंगलोर ने कुछ नहीं, और एक रात पहले से मालूम था कि कितना पागलपन हो रहा था। जी जी भाई, उसी दौरान आप देखे जैसे जीता है, रातों में भी लोग निकले, जश्न हुआ, पटाखे छोड़े गए। इंडिकेशंस थे कि इस तरह से भीड़ हो सकता है कि बेकाबू हो जाए, इंडिकेशंस थे। और खेल का ऐसा दीवानापन, खैर ये हमने देखा है फुटबॉल को लेकर पूरी दुनिया में, और अभी भी हमने देखा, अभी ये वीडियो भी हमारे सामने आया था जहां पेरिस में इस तरह के दंगे हो गए थे, उसमें भी 2-3 लोग मारे गए थे। तो वहां तो फैन ही आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में मुठभेड़ नहीं, पर वहां फुटबॉल में हिंसा एक इतिहास रहा है, क्रिकेट में अफरा तफरी रही है, लेकिन इस तरह मौतों का सिलसिला इस तरह से क्रिकेट के उसमें हमने नहीं देखा। जब उनमें वर्ल्ड कप भी जीता था उस समय भी ऐसी कोई तमाम रोड शो और तमाम सब चीज़ें हुई, स्वागत हुए। खैर, मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ऐसे आयोजनों का श्रेय जब लेना चाहते हैं राजनीतिक दल तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भैया सीधा सा है, क्रिकेट के लिए ठीक है प्रेम हो, पर लेकिन दीवानापन इस तरह से भीड़ को भी सोचना चाहिए कि वो इतना दीवानापन नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जान को हथेली पर रख कर जाएं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि ये बड़ा खेल है, बाजार का खेल है, करोड़ों अरबों रुपए उन लोगों ने कमा लिए, और बीसीसीआई आपको पता ही है किसके अंडर में आजकल चल रही है। तो वो सब लोग अपना बढ़िया है, फोटो वोटो खिंच रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, लेकिन हम और आप मारे जाएं उसमें, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। 7 तारीख यानी शनिवार को बकरीद है, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही एक नई तरह की राजनीति भी हम लगातार कई सालों से देख रहे हैं कि बकरीद जैसे आती है तुरंत बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, भक्त लोग जो हैं, हिंदुत्ववादी लोग जो हैं, उनका बकरा प्रेम या पशु प्रेम बहुत जाग जाता है। पहले वो गाय का प्रेम तो है ही एक, लेकिन बकरीद के नज़दीक बकरे को लेकर भी प्रेम उनका जाग जाता है, और वो तरह तरह की सलाहें देने लगते हैं। तो हमारा तीसरा मुद्दा यही है कि बीजेपी के इसका आखिर बकरा प्रेम का अर्थ क्या है। एक कोई नेता कह रहे हैं कि वो केक का बकरा बना के कुर्बानी दे दें, कोई कह रहा है मिट्टी का पुतला बना के कुर्बानी दे दें, तरह तरह की बातें। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में करीब, मतलब जो आंकड़े हैं, मतलब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं, और वैसे जो कुछ आंकड़े हैं 70 से 80% जो हैं लोग मांसाहारी हैं, और मुसलमान कितने हैं? 14%। तो फिर ये बाकी कौन है? लेकिन बकरीद पर हमें बहुत बकरे का प्रेम सवार होता है। तो इस सबको आप किस तरह देख रही हैं अदिति? मुकुल जी, मेरे हिसाब से तो ये टोटली, जिसे कहते हैं हिंदुत्व फोर्सेस कहिए या भाजपा से जुड़े हुए संगठन कहिए, इन लोगों का राजनीतिक एजेंडा साफ है इसमें कि एक थोड़ा सा एंटी मुस्लिम वो करना है, और दूसरा एक धार्मिक प्रभुत्व जमाने का भी एक पूरी कोशिश है। वरना मुझे एक बात बताइए, अगर बकरा प्रेम इतना है तो हम मीट एक्सपोर्ट्स में इंडिया इतना आगे है, भाई क्यों नहीं जाके आप फैक्ट्रीज के सामने सारा साल प्रदर्शन करते? इतना आपको प्रेम है, वो आपके डोनर भी हैं।
है ना, वो आपके डोनर भी हैं। तो यही चीज है कि ये क्योंकि ईद से जुड़ा हुआ है, इसमें तो साफ है कि ये पूरा एक राजनीतिक मसला आप कैसे देख रहे हैं रवि? मतलब मुगल जी मेरे लिए तो ये गिमिक्री ज्यादा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग करने की कोशिश हो रही हो कि देखते हैं कि जनता में दर्शकों को गिमिक्री का मतलब भी समझा दें। गिमिक्री का मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो मतलब आप जैसे पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हो। हाँ। कुछ एक जैन साहब थे, वो पिछले साल गए और जो है हाँ, कितने बकरियां 200 बकरे खरीद जी, के लाए। जी। लेकिन वही मतलब इसमें ये कि टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है, इसमें कितना समर्थन है कितना नहीं है, और क्या इसके बहाने जो है क्या ओपिनियन मोबिलाइज हो किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो ये एक हम जिसे कहें कि ब्रॉडर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है उसका एक। हाँ, तो मेरा भी मानना यही है कि ये एक नफरती एजेंडा जो लगातार चल रहा है कई बरस से हम देख रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है और किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाने पर लिया जाना है। एक तो अदिति ने बताया कि मीट एक्सपोर्ट में हम लोग ज़्यादातर उसमें उसे बीफ कहा जाता है, उसमें वैसे वो नहीं बकरा भी एक्सपोर्ट नहीं, करते हाँ, होंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेन जो है बफेलो वाला जो है, जो भैंस का वो है, उसमें हम काफी शीर्ष पे हैं। और बकरे का मीट तो सारा साल तो मारी जाती होंगी ना बकरी। और आपको एक और रोचक तथ्य मैं बता दूं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने निर्यातक हैं बड़े, उनका स्वामित्व ज्यादातर हिंदुओं के पास है। जैन साहब हैं बड़े, है ना, जो अभी जैन साहब भी हैं, अल जैन साहब भी कबीर हैं। जो है उसमें सब्बरवाल साहब हैं, जी जी। सारे आप जाकर देखिए कहीं भी, कोई भी जो आपको बताना कोशिश करे तो मीट निर्यातक कितने बड़े हैं, शीर्ष निर्यातक देश के, वो आप नाम गूगल पे डालिए, आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप छांटिए कि कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान। फिर मैंने बताया कि जैसे आंकड़े बताते हैं हमें, तो मैं उसमें ये भी बता दूं आपको, जो सरकारी तौर पे ही बता दूं आपको, मैं जो बता रहा था 50-51% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 2019-2021 के अनुसार 57.3% पुरुष और 45.1% महिलाएं सप्ताह में कम से कम एक बार मांसाहार, जिसमें चिकन हो सकता है, मछली हो सकती है और अन्य मांस हो सकता है, उनका सेवन करते हैं। जबकि पीयू रिसर्च के अनुसार लगभग 61% है, और एक और अध्ययन आया उसमें करीब 80% मांसाहारी हमारे देश में हैं। तो आप ये समझते हैं कि जितने हिंदू हैं वो जब सब शाकाहारी हैं, ये एक बड़ा भ्रम है, मिथ है, क्योंकि इस देश की में केवल 14% मुस्लिम हैं, तो फिर ये बाकी कौन है जो ये खा रहे हैं। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, आप तो बंगाल से भी आती हैं, जब भी हम बात पशु प्रेम की करते हैं या कुछ प्रेम, तो मछली हमारे दिमाग में कभी नहीं आती। मुर्गा, बकरा, भैंस, गाय, ये तो आता है और इसको लेकर हम लोग उद्वेलित होते हैं। अब मछली पूरा बंगाल उस तरह से और तमाम खाते हैं। कोस्टल आपका कोस्टल इलाका देखिए, गोवा से लेके केरल तक और नीचे तमिलनाडु से लेके बंगाल तक, तो सब लोग मछली खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की अपनी परंपराएं हैं खाने तो मछली या पशु प्रेम देखिए एक अपनी जगह है, उसका अलग मामला है। लेकिन आप ये समझें कि मुसलमान ही सिर्फ मांसाहारी है, ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है और एक नफरती एजेंडे का ही हिस्सा है। एक बात ये हुई। फिर दूसरा, देश ही नहीं पूरी दुनिया में मांस काफ़ी मात्रा में खाया जाता है। फिर जैसे और भी आप अध्ययन पढ़ेंगे कि इतना तो अनाज होता भी नहीं कि वो सारी आबादी का पेट भर सके, और फिर वो किस तरह से प्रोटीन के लिए किस तरह से ज़रूरी है, किस तरह से क्या होता है। तो और जो बहुत अपने को, बहुत लोग, तो मुझे हंसी भी आती है बहुत, वो कई तरह के शाकाहारी हैं हमारे देश में, कुछ केवल अंडा खाते हैं, कुछ केवल मछली खाते हैं, तो ये तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मैं बताऊं, और इसमें एक जो राजनीतिक एजेंडे की बात आई है, नफरत एजेंडा, मैंने क्यों कहा कि आपको मॉब लिंचिंग पर जरा सी भी आंसू नहीं आते आपकी आंखों में, आप जरा से विचलित या उद्वेलित नहीं होते। आपने कभी उसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं सुना होगा कि मॉब लिंचिंग हो गई। आप आदमियों को, इंसानों को मार रहे हैं और आप पशुओं के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, सिर्फ हिपोक्रेसी है, पाखंड है। और ये आप बकरीद के आसपास ये सब वो खूब करते हैं। अब आप अगर अपने ब्यौरे निकालें कि किस तरह से हिंदू त्योहारों पर, होली के बाद किस तरह से बकरे और चिकन की बिक्री बढ़ जाती है, दुल्हनी के बाद, रंग खेलने के बाद कैसे खाया जाता है, घरों में पकता है। बहुत जगह तो परंपराएं हैं, अब बलि की परंपराएं रही हैं, हालांकि वो गलत थी, खैर, पर लेकिन एक परंपराएं रही हैं। उस कम्युनिटी से आता हूं जहां पे बलि दी जाती है, बलि दी जाती है तमाम उसमें।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करके केवल एक, क्योंकि हमें टारगेट करना है किसी ना किसी बहाने मुसलमानों को। कभी अजान की आवाज़ को लेकर हमें दिक्कत हो जाती है, कभी नमाज थोड़ा सा अगर ईद के दिन भी सड़क पर आ जाएं तो भी दिक्कत हो जाती है, और कभी बकरे पर दिक्कत होने लगती है। फिर अगले दिन चाहे वो अगले दिन होटल में बैठ के या घर में बैठ के फिर बकरे का आनंद उठाएं। खैर, ये सारी चीज़ें थी। हमें लगता है कि इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो वो चाहे जनगणना का मुद्दा हो, उसमें क्या राजनीतिक मंशा है, आरसीबी का जश्न जो मातम में बदल गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसको जो आयोजक आरसीबी, बीसीसीआई, इन सबको बड़ी उसमें मुआवजा देना चाहिए जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है या जो घायल हैं। करोड़ों अरबों का व्यापार उन लोगों ने किया है, तो कुछ अगर उसमें से उन लोगों की मदद करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और होना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि आपको ये करना पड़ेगा। और तीसरा कि नफरती एजेंडे का इसका कोई इलाज नहीं समझ में आ रहा है। उसका इलाज है कि हम आपसी भाईचारे और प्रेम से ही रहें और इन सब बातों का खुलासा करते रहें कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है और क्या मिथ है और किस तरह से चीज़ें को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।